हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप सबको मालूम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमने पूरी सीरीज शुरू कर रखी है और जिसमें ये आज फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। इससे पहले ही फोर्थ लेक्चर हम करा चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कि ये क्या एक्ट है, क्या है इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए असेंशियल होता है। सब कुछ हम इससे पहले की लेक्चर्स में समझा चुके हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक और इंट्रोडक्शन सब कुछ हम देख चुके हैं एंट्रेंस के अकॉर्डिंग। ये जो वीडियोस होने वाली हैं ये किसी पर्टिकुलर लॉ एंट्रेंस के लिए नहीं, बल्कि जितने भी ऑल लॉ एंट्रेंस जितने भी इंडिया में होते हैं सबके लिए ये वीडियोस हैं, जिसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है। इवन सीएस के जो फाउंडेशन बैच होता है उसके लिए भी ये यूज़फुल वीडियोस हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये होता है बिल्कुल पहला। ये समझो, आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ें तो अपने आप के थोड़े से स्टेप्स बना लें याद करने के लिए। ऑफर जो है बिल्कुल पहला हमारा स्टेप होता है और एक्सेप्टेंस हमारा दूसरा स्टेप होता है। ये दोनों को कंबाइनली पढ़ा ताकि हमारे एक पूरा स्टेप समझ में आ जाए। ऑफर को हम प्रपोजल भी कहते हैं, प्रोपोजल भी इसको कहते हैं, हम इसको ऑफर भी कहते हैं और इसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, इसको आइए अब डिटेल में हम पढ़ते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और डिस्प्ले पे जो डिटेल आपको शो हो रही है आप इसको देखकर अपने नोट्स बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल को। प्रपोजल बेसिकली प्रपोजल कहें या ऑफर कहें, दोनों एक ही बात है। आपको क्या ध्यान रखना, सेक्शन 2A ये पूछा जा सकता है, तो ये एमसीक्यू आपका बन सकता है। तो सेक्शन 2A डिफाइन प्रपोजल और ऑफर किस तरीके से डिफाइन करता है। डिफाइन करता है व्हेन वन पर्सन, ये जो भी हमारा बोल्ड और रेड में हुआ है ना, ये बेसिकली इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि आप कोई रेसिपी प्रिपेयर करते हैं तो रेसिपी के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, उस इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक रेसिपी तैयार होती है। इसी तरह लॉ के अंदर हमको सेक्शंस दिए होते हैं और उन सेक्शंस के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स से पर्टिकुलर सेक्शन बनता है। तो इस सेक्शन के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, देखिए। व्हेन वन पर्सन, जब एक व्यक्ति सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज का आप मतलब ले सकते हैं कम्युनिकेट, कम्युनिकेट। व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा को कम्युनिकेट करता है क्या करने के लिए, कुछ टू डू, कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। कुछ करना, टू डू कुछ करना और कुछ ना करना मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ ना करने का। विद अ व्यू, एक उद्देश्य से, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, उस बंदे की रजामंदी लेने के लिए, उस चाहने के लिए कि हाँ वो इस पर अपनी रजामंदी दे कि उसको ये करना है या नहीं करना है। Assent of that other to such an to act or abstinence as he said to make a proposal। इसको अब बहुत स्मूथली पूरा पढ़ते हैं। When one person, जब एक व्यक्ति कम्युनिकेट करता है दूसरे व्यक्ति से अपनी मर्जी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इस उद्देश्य से कि जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है वो उस पर अपनी रजामंदी देगा कि उसको ऐसा करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो एक्ट और वो एब्सटिनेंस से, इसको हम कहते हैं प्रपोजल। जब एक व्यक्ति अपनी उद्देश्य सॉरी वन एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है दूसरे व्यक्ति के लिए कि मुझे एक पर्टिकुलर काम करना है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, सामान लेने के लिए, तो आप जाकर अपनी विलिंगनेस बताते हैं कि हाँ मुझे सामान लेना है, और वो बंदा आपको सामान देता है। वो अपना क्या करता है, एसेंट आपको देता है, अपनी मर्जी बताता है कि हाँ वो हाँ उसको बेचना है सामान, तो आप वो सामान लेते, तो आपका ऑफर होता है। और जब वो सामान देता है आपको तो उसकी एक्सेप्टेंस होती है। तो ये हमारा ऑफर, इसको हम ऑफर कहते हैं, इसको हम प्रपोजल भी कहते हैं, ऑफर भी कहते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer। It is the first step in formation of a contract। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बिल्कुल ऑफर होता है। ऑफर प्रपोजल बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उसको हम ऑफरर कहते हैं। जैसे हमने इस इलस्ट्रेशन बताया हुआ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम और अच्छे डिटेल में कंप्लीट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिस्कस करेंगे। ये व्यक्ति है व्हेन वन पर्सन, ये वन पर्सन है, ये वन पर्सन है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस। व्हाट इज हिज विलिंगनेस? हिज विलिंगनेस इज
selling an iPhone. It is his willingness. When one person signifies to another his willingness to do an act or abstain from doing with a view to obtaining द एसेंट, इस पर्सन की मर्जी लेना चाहता है कि हाँ ये चाहती है फ़ोन ख़रीदना या नहीं चाहती है, तो ये कहती है हाँ मैं ख़रीदना चाहती हूँ। तो ये बंदा जो उससे बोल रहा है ख़रीदने के लिए, अपनी विलिंगनेस बता रहा है, ये बंदा ऑफ़र इसको दे रहा है, मतलब प्रपोजल दे रहा है। जब बंदा ऑफ़र देता है तो इसको हम ऑफरर कहते हैं। ये टर्म आपके लिए ज़रूरी है, ये एमसीक्यूज़ में एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ऑफरर किसे कहते हैं। इसको ये बंदा ऑफ़र दे रहा है और ये अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहा है। क्यों विलिंगनेस जाहिर कर रहा है? इस पर्सन का एसेंट लेने के लिए, कि वो उसकी रजामंदी है, उसकी मर्ज़ी है इसके लिए या नहीं। वो अगर हाँ करती कि हाँ उसको ये ख़रीदना है, उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है, तो ये एक्सेप्टेंस होगी इसकी। और जो एक्सेप्टेंस देता है व्यक्ति, उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं और ऑफरी कहते हैं। तो जो बंदा जिसको ऑफ़र दिया गया है उसको ऑफरी कहते हैं, जिसने ऑफ़र दिया है उसको ऑफरर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। तो दो टर्म हम इसको कहते हैं, एक टर्म हम इसको कहते हैं। तो आई होप आपको ऑफ़र समझ आया होगा, किस सेक्शन में दिया है हमने डिस्कस करिए, क्या ऑफ़र एक्चुअली होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, किस तरीके से होता है, हमने डिस्कस कर लिया। थोड़े अब हमने एक ऑफ़र को समझा कि ऑफ़र एक्चुअली होता क्या है, लेकिन ऑफ़र के अंदर क्या क्या बातें प्रेजेंट होनी चाहिए जो वो हेल्दी और परफेक्ट ऑफ़र बनता है, आइए वो देखते हैं। अपने नोट्स आप मेंटेन करके चलिएगा। लीगल रूल्स, क्या रूल्स हैं एज टू ऑफ़र, ऑफ़र के क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 1 आप लिखिए, एन ऑफर मस्ट गिवन राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस्ड इससे पहले की वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप शुरू से इसको देखते हुए आइए। हमने केस डिस्कस किया था बेलफोर वर्सेस पेलफोर, जिसके और कलाई हल्दर वर्सेस शेख, जिसमें इनविटेशन फॉर डिनर था। इस बेलफोर वर्सेस बेलफोर में क्या था, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड अब्रॉड जा रहा होता है तो अपनी वाइफ से कहता है, प्रॉमिस करता है कि मैं आपको वहाँ से हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट भेजा करूँगा। और जब वो बाहर जाता है तो उसको वो अमाउंट नहीं भेज पाता, तो वाइफ ना इंडिया के अंदर केस कर देती है उसके ऊपर कि ये इसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है कि आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने जो बातचीत करी थी अपनी वो एज अ फैमिली मेम्बर था और वो एक सोशल एग्रीमेंट था, सोशल एग्रीमेंट था वो। उसमें आप दोनों में से किसी की भी इंटेंशन नहीं थी किसी भी तरह का लीगल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करने की। वो तो खाली आपने एज अ सोशल एग्रीमेंट उसको बनाया था, उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। इसी तरीका कलाई हल्दर वाला केस था, जिसके अंदर इन्विटेशन होता है घर पे खाने का, जिसको आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि आइए घर पे खाना खाइए किसी दिन, या ईद है, दिवाली है, आप घर पे बुलाते हैं अपने दोस्तों से, या आप कहते हैं हम किसी दिन मूवी देखने चलेंगे और आप उस दिन नहीं जा पाते, क्या आपके दोस्त आप पे केस कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है वो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, सोशल एग्रीमेंट होते हैं, सोशल रिलेशंस होते हैं, उनमें हमारी इंटेंशन नहीं होती किसी भी तरह का लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। तो ऐसे केसेस जिसमें सोशल एग्रीमेंट्स है, सोशल रिलेशंस है और हमारी इंटेंशन नहीं है किसी भी तरह का लीगल कॉन्सिक्वेंस या लीगल रिलेशन बनाने की, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो ऑफर के अंदर जो आप ऑफर दे रहे हैं वो ऑफर मस्ट गिवन इन रेस टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। आपको भी और आपके जिसको आप ऑफर दे रहे हैं दोनों को पता होना चाहिए कि आप ऑफर दे रहे हैं वो लीगल कॉन्सिक्वेंस को क्रिएट करता है। सोशल एग्रीमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, एन ऑफर मस्ट गिवन टू रेज लीगल कॉन्सिक्वेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द टर्म ऑफ ऑफर। जब आप ऑफर दे रहे हैं किसी को, अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं दूसरे पर्सन के लिए, क्योंकि आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि बंदा उस पर हाँ करे, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो आपके ऑफर में ऐसा क्या होना चाहिए, द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, बल्कि साफ होने चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं बिल्कुल साफ तरीके से आप बताएंगे उसको, सर्टेन एंड डेफिनेट, नॉट वेग। किसी भी तरह का धुंधलापन उनमें नहीं होना चाहिए। जो आप कहना चाहते हैं उससे आप उसको क्लियर बताएं। ऐसा नहीं कि कुछ बात बता रहे हैं कुछ आप नहीं बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, आप बोल रहे हैं आपको कार खरीदनी है लेकिन आप कलर ही नहीं बता रहे। आपके पास दो कार हैं, एक लाल है और एक पीली है। आप अपने दोस्त से कहते हैं मेरी कार खरीदेगा दोस्त, तो अब उसने कहा मैं खरीदूंगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का दिन आया तो आपने उसको पीली कार ला के दे दी। वो कह रहा नहीं मुझे लगा आप लाल काली कार दोगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। तो हमेशा आपके ऑफर का जो टर्म्स हो ना बिल्कुल सर्टेन और डेफिनेट होने चाहिए, हर चीज़ लिखी हुई, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट
शुड बी क्लियर, डेफिनेट एंड सर्टेन, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अनक्लियर, किसी भी तरह का उसमें कन्फ्यूज़न, वेगनेस, किसी भी तरह का धुंध नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह की वो कमी नहीं उनमें होनी चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसके इलस्ट्रेशन आप देखिए। अनसर्टिनिटी से रिलेटेड ये एग्जांपल है बिटवीन द पार्टीज, किस तरीके से अनसर्टिनिटी हो सकती है। ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी विलिंगनेस जाहिर करी थी मैडम से अपना आईफोन बेचने के लिए, क्योंकि अपना आईफोन बेचना चाहता है, अपनी विलिंगनेस मैडम को बताता है और चाहता है कि मैडम उस पर अपनी रजामंदी दे कि मैडम को खरीदना है या नहीं खरीदना है। इन्होंने ऑफर में गलती क्या कर दी, ये चाहते थे अपना पर्पल वाला आईफोन बेचना, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने टर्म्स को क्लियर नहीं रखा। इन्होंने बताया नहीं किस कलर का है इनका आईफोन, बस इन्होंने कहा आईफोन खरीद बेचना है मुझको 30,000 रुपये का, और मैडम समझी कि मुझे ये लेटेस्ट वाला गोल्ड आईफोन देंगे। यहाँ दिक्कत आ गई ना, ये चाहते हैं पर्पल वाला, मैडम समझ रही है गोल्ड वाला, तो अनसर्टिनिटी बिटवीन द पार्टीज आ गई, ऑफर में दिक्कत है। ऐसे ऑफर नहीं माने जाएंगे, इन कॉन्ट्रैक्ट को, इन एग्रीमेंट्स को हम एग्रीमेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बनते ही खत्म होगा। जब आप आईफोन देंगे तो ये मानेंगे ही नहीं कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो याला समझी थी फ़ोन, तो कोई फ़ायदा ऐसे ऑफर्स का नहीं होता। तो ऑफ़र के अंदर चाहिए कि इसके सारे टर्म्स बहुत क्लियर हों, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न उसमें नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि सारे ही इंडिया में लॉ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे CS फाउंडेशन का हो, AILT का हो, क्लैट का हो, DU का हो, PU का हो, AU का हो, महाराष्ट्र का हो। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट की अब तैयारी, मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए DU LLB के, वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हम पूरी एक एंटायर क्लासेस लेकर आएंगे, जो आपका इंडिया में हर एग्ज़ाम में जिसमें भी लीगल पूछा जाता है उसका सारा क्लियर हम उसको आपको समझा के देंगे। तो कभी भी हम ये क्लासेस लॉन्च कर सकते हैं, आप हमसे जुड़े रहें, चैनल पे ही हम इंफॉर्मेशन देंगे, राइट। तो तीसरा हमारा जो मेन इसमें हमारा जो कंडीशन है ऑफर के लिए, एक ऑफर किस तरीके से होना चाहिए, वो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। आपकी इंटेंशन की अगर आपको स्टेटमेंट देते हैं, अपने इंटेंशन के बारे में बताते हैं, तो उसको हम ऑफर एकदम से नहीं मानेंगे। आप अपनी इंटेंशन को बताते हैं किसी को, मेरी इंटेंशन ये है, अपनी इंटेंशन अपने नज़रिए को बताते हैं, उसको हम डायरेक्टली ऑफर नहीं मानेंगे। इसका किस तरीके से इसको हम एलैबोरेट करके आपको समझा रहे हैं, ध्यान देना। द टर्म्स ऑफ एन ऑफर शुड बी क्लियर सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन। हमने डिस्कस किया वेदर इट इज़ अ वैलिड ऑफर और अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, कि जो कोई ऑफर दे रहा है उसमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये एक वैलिड ऑफर है, कि क्या ये एक वैलिड ऑफर है, ये क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट है, मतलब ये खाली बता रहे हैं अपने इंटेंशन के बारे में। ऐसा हो सकता है मैं कहूँ, जैसे आप हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार मेरा एक मकान है और सोच रहा हूँ उसको बेच दूँ, तो ये मैं अपनी इंटेंशन, मेरी स्टेटमेंट है, मेरी इंटेंशन की सोच रहा हूँ उसको बेच दूँ, लेकिन सामने वाला उसको सोच रहा है कि मैं उसको कह रहा हूँ आप मेरा खरीद लो, तो यहाँ कन्फ्यूजन आ गई। तो मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और वैलिड ऑफर में फ़र्क होता है। तो जब भी आप कोई ऑफर आपको दे रहा है, फैक्ट्स आपके पास एग्जामिनेशन में आएंगे, या आपकी निजी लाइफ में अगर आपके साथ ऐसा है, तो आप इसको देखते हुए चलें, क्या व्यक्ति खाली अपनी इंटेंशन की स्टेटमेंट दे रहा है या वाकई कोई ऑफर है। इसको और डिस्कस करते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, अ पर्सन डिक्लेयर्स दैट ही हैज़ द इंटेंशन टू डू समथिंग। व्यक्ति कहता है कि उसकी इच्छा है कुछ करने की, वो कुछ भी हो सकता है, गाड़ी बेचने की, गाड़ी खरीदने की, कुछ करने की इच्छा है। दिस डज नॉट अमाउंट टू एंड ऑफर, ये ऑफर नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा मेरा अपने मकान बेचने का विचार हो रहा है, दैट डजेंट मीन कि मैं सामने वालों को ऑफर दे रहा हूँ मकान खरीदने के लिए। सच स्टेटमेंट्स, इस तरह की स्टेटमेंट सिर्फ इंडिकेट करती हैं इंटेंशंस को, खाली इंटेंशन को बताती हैं दैट एन ऑफर विल बी मेड इन फ्यूचर, के फ्यूचर में ऑफर बन सकता है। मैं कह रहा हूँ मुझे अपना मकान बेचने की इच्छा हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही बात मेरी ऑफर है। ये हो सकता है कि हाँ फ्यूचर में मैं एक ऑफर बना सकता हूँ अपना मकान बेचने के लिए, बट मेरा ये कहना मेरे मकान बेचने की इच्छा हो रही है, दैट डजंट मीन इट इज़ एन ऑफर। और एन ऑफर विल बी इन्वाइटेड इन फ्यूचर, कि हाँ फ्यूचर में एक ऑफर इन्वाइट किया जा सकता है। तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑफर हो, ना कि आपकी इंटेंशन सिर्फ हो आपकी एक स्टेटमेंट देने की। एग्जाम्पल इसका हो सकता है ए, वाइल टॉकिंग टू जेड, ए जब जेड से बात कर रहा होता है, कहता है ही इज़ प्लानिंग टू परचेज अ न्यू कार,
कहता है कि वो सोच रहा है, उसका विचार बन रहा है एक नई कार खरीदने का, एंड टू गिव यू द ओल्ड वन फॉर द फ्री, और जब मैं नई कार ले लूँगा तो पुरानी वाली आपको मैं दे दूंगा। जी से कहता है ए, द स्टेटमेंट गिवन बाय ए, जो ए ने बातें कही हैं, इज एन इंटेंशन नॉट एन ऑफर। तो जो ए ने बातें कही उसकी इंटेंशन, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, वो अपने इंटेंशन को जाहिर कर रहा है, ना कि वो ना कि वो जेड को ऑफर दे रहा है कि हाँ मेरी कार आके ले लो आप फ्री में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑफर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आई होप नोट डाउन कर रहे होंगे, और अगर कोई पॉइंट आपका छूट रहा है तो उसको आप प्रीवियस करके उसको देख सकते हैं, राइट। नाउ मूव टू द फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग टू द ऑफर, राइट। तो ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, राइट। तो इट इज़, ये बहुत नई चीज़ आपके लिए होने वाली है और बहुत यूजफुल आपकी निजी लाइफ की भी होगी। इनविटेशन टू एन ऑफर, जैसे आपके घर में खाने का इनविटेशन आता है, बारात का इनविटेशन आता है, सो इसी तरीके से इनविटेशन टू एन ऑफर भी होता है। इनविटेशन टू एन ऑफर डायरेक्टली कोई ऑफर नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में फ़र्क होता है, दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है। इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, अ डिस्प्ले इन द शोरूम और टेंडर्स एंड ऑक्शन सेल्स आर इनविटेशन टू एन ऑफर। इस पे हम पॉइंट पे भी थोड़ी देर में आएंगे, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आई होप उस पर आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। When a person advertises that, जब एक व्यक्ति एडवर्टाइज करता है, प्रचार करता है, दैट he has got a stock of books to sell, कि उसके पास एक बुक्स है बहुत सारी जो उसको बेचनी है, और उसके पास मकान है जो कि उसको लेट आउट करने, किराए पे देने हैं, बेचने हैं। देर इज़ नो ऑफर टू बी बाउंड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, देर इज़ नो ऑफर, वो कोई ऑफर नहीं होता। सपोज करिए आप किसी दुकान पे जाते हैं या किसी शोरूम पे जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, आप लिवाइस पे चले जाएं, आप जैक एंड जोन्स पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, यहाँ पे मॉल्स के अंदर आपको इनविटेशन टू ऑफर भर भर के देखने को मिलेंगे। आप देखते हैं प्यूमा में देख लें कि वो एक शीशा लगाए रखते हैं, मिरर के पीछे ट्रांसपेरेंट उनके डमीज़ होती हैं, मैनिक्यूज होते हैं, उस पर वो चीज़ें रखते हैं बेचने के लिए। नया मॉडल आता है फ़ोन का, वो रखते हैं, नए कपड़े होते हैं वो रखते हैं, नई किताबें लॉन्च होती हैं वो रखते हैं, डिस्प्ले करके रखते हैं हर चीज़ जो जो उनको बेचनी होती है। तो वो क्या कोई ऑफ़र दे रहे हैं आपको ख़रीदने के लिए? आप इस पर सोचिए ज़रा एक मिनट के लिए, क्या वो कोई ऑफ़र दे रहे हैं कि आइए आप ख़रीदिए, और अगर आप ख़रीदते हो आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो ऑफ़र दे रहे हैं, वो डिस्प्ले पे शो करके आपको ऑफ़र दे रहे हैं। सपोज़ करिए कि फ्रूट स्टेल पे आप गए हुए हैं और आप यहाँ पे ना सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, इनसे आप सब्ज़ी खरीद रहे हैं, ये इन पे टमाटो भी हैं, आप आज शाही पनीर बनाने वाले हैं तो आप टमाटो खरीदेंगे, आप इनसे मिर्च खरीदेंगे, पनीर आपके पास ऑलरेडी आप लेकर आ गए, टमाटर खरीदने आए हैं, तो ये टमाटर बेच रहे हैं। तो आपके नज़र में ये आपको ऑफ़र दे रहे हैं और आप इनको पैसे दे के कंसिड्रेशन अपनी एक्सेप्टेंस देंगे और इनसे ये चीज़ ले लेंगे। आपके नज़र में अब तक ये था, लेकिन एक्चुअली जो सिनेरियो इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर के अंदर होता है वो ये होता है, जब कोई व्यक्ति, आप इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, When a person advertises, इस पे गौर करिए, when a person advertises, कोई एडवर्टाइज करता है क्या, that he has got stock, उसके पास एक स्टॉक है, it can be anything to a stock, बुक्स का है, कपड़ों का है, मोबाइल का है, फल का है, फ्रूट का है, उस पर एक स्टॉक है जो कि उसको बेचना है, और कुछ भी है जो उसको लेट आउट करना है। देयर इज़ नो ऑफर, वो कोई ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो कोई ऑफ़र नहीं है, इसको हमेशा देखते हुए चलिएगा। और उस पर आप जब खरीदने जाएंगे तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेंगे, बल्कि इनफैक्ट असल में सच एडवर्टाइजमेंट्स, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट, चाहे किसी वेंडर का हो, मॉल में शॉप्स का हो, किसी भी तरीके शोरूम का हो, ऐसे एडवर्टाइज, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, रिलायंस फ्रेश जाते हैं, तो वहाँ पे फल वल रखे होते हैं, आप खुद पिक कर लेते हैं और जाके बिलिंग काउंटर पे उसको करवाते हैं। किसी भी तरीके की शॉप्स हों जिसमें उनका स्टॉक हो, जो कि बेच रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, सच एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफर टू रिसीव ऑफर एंड नॉट एन ऑफर टू सेल इन इटसेल्फ। इस तरीके जो ऑफर होते हैं वो ऑफर होते हैं रिसीव ऑफर करने के, मतलब ये आपको ऑफर दे रहे हैं, ये व्यक्ति आपको ऑफर दे रहा है। क्या ऑफर दे रहा है? ये आपको ऑफर दे रहा है कि आप इसको ऑफर दें। बात समझिए आप, ये ऑफर दे रहा है कि आप इसको ऑफर दें, फिर ये आपको एक्सेप्टेंस देगा।
समझ रहे? इसलिए हम इस तरीके के जिसमें एडवर्टाइजमेंट होता है, शॉप्स होती है, टेंडर्स होते हैं, ऑक्शंस होती हैं, इनको हम कहते हैं इनविटेशन। आपको बुला रहे हैं टू ऑफर, आपको ये याद रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ये आपको इनविटेशन दे रहे हैं, पूरा ठेला इन्होंने लगा रखा है, दुकान खोल रखी है, मॉल बना रखा है, आप इनके यहाँ आइए, जो चीज़ आपको पसंद है आप इनको ऑफर दीजिए कि आई वॉन्ट टू बाय 1 kg ऑफ ऑरेंजेस। तो आप ऑरेंजेस को ऑफर देंगे, ये कहेंगे ओके आई विल गिव यू अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो ये आपको एक्सेप्टेंस देंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बना, जब आप पैसे देंगे इनको कंसिडरेशन आ गई, ये हमारा एग्रीमेंट, और ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट देता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जिसको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही है शुरू से देखना शुरू कर दे। और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में कोई अगर ब्रीच करता है, मतलब फॉलो नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर खिलाफ केस किया जा सकता है। सिमिलरली आओ थोड़ा और इस पर ड्वेल करते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो हमारा मेन पर्पस है, चाहे किसी भी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लैट के लिए, डीयू के लिए। थोड़ा और ड्वेल करते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझाना ही बेसिक हमारा मकसद होता है। सिर्फ कई लोग आजकल क्या करते हैं कि एक PDF सी बना देते हैं जिसके अंदर खाली क्या है उनका एक बस पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, बस क्या है उनसे पूछो कि इसके बीच से लॉजिक क्या है, तो उन्हें लॉजिक का उनको पता नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वो चीज़ है। थोड़ा और ड्वेल करते हैं और देखते हैं इनविटेशन टू ऑफर में और क्या क्या है। सिमिलरली इसी प्रकार अ शॉपकीपर्स कैटलॉग ऑफ प्राइस, आप जाते हैं किसी शॉप पे, मेन्यू होता है, कैटलॉग होता है, सैनिटरी की शॉप पे जाते हैं, जहाँ अब शॉप पे जाते हैं वहाँ पे कैटलॉग्स होती हैं, इधर फोटोज़ लगे होते हैं, उनके बारे में यहाँ लिखा होता है, उनके प्राइस लिखे होते हैं। आप जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका ऑफ़र है और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी एक्सेप्टेंस है। नो, ये भी हमारा इनविटेशन टू ऑफ़र है। इसको हम इनविटेशन टू ट्रेड भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, 2 वर्ड होते हैं इनके, इनविटेशन टू ट्रीट और इन्विटेशन टू ऑफर, बोथ आर द सेम थिंग। तो मेन्यू कैटलॉग होती है प्राइस की, वो भी ऑफर नहीं होता बल्कि इन्विटेशन टू ऑफर होता है। इट इज़ ओनली एन इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर, ये खाली इन्विटेशन है ऑफर रिसीव करने के लिए उन लोगों का। आपने ऑफर दिया कि हाँ मुझको ये चीज़ पसंद है और उसने उसको एक्सेप्ट किया, वो चाहे तो एक्सेप्ट ना करे, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। इसी प्रकार डिस्प्ले ऑफ गुड्स, आप मॉल्स में जाते हैं, देखते हैं दुकानों पे डिस्प्ले लगी होती है सामानों की, और उन सामानों पे चिट्स भी लगी होती है उनकी प्राइस की। वो भी ऑफ़र नहीं है बल्कि वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। आप उसको पसंद करिए, प्राइस देखिए, आपको अच्छी लग रही है, आप बिलिंग काउंटर पे जाइए, बोलिए मुझको ये ख़रीदना है, तो ये आपका ऑफ़र होगा। वो इस पर फिर अपनी एक्सेप्टेंस देंगे कि हाँ उनको बेचना है, नहीं बेचना है, ये मैडम सिंगल पीस है, हम इसको हमारे पास और नहीं है ये वाले, ये खाली डिस्प्ले का है, वो कुछ भी बोल सकता है। आप अपना ऑफ़र देंगे कि आपको ख़रीदना है, तो ये इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। डिस्प्ले पे गुड्स लगी होती हैं, ये सब चीज़ें। इवन इफ़ देयर इज़ सेल्फ सर्विस, अगर सेल्फ सर्विस भी है ना, जैसे आप किसी कार्ट पे जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, कि आपको दिखा कि हाँ ये टमाटो 50 रुपीज़ kg हैं, आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ये कि मुझको आप 1 किलो टमाटर दीजिए। वो चाहे तो आपको मना भी कर सकता है कि नहीं मैं आपको नहीं देता, कह सकता है कि मेरे पास बचे हैं, हो सकता है कि 1 किलो बचे हों, वो किलो से पहले ले गया हो, मना कर दे नहीं मैं नहीं दे सकता, पहले कोई ले जा चुका है इसको। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। इट्स ऑल अप टू हिज डिस्क्रिप्शन। एक्सेप्टेंस देना ना देना उसके ऊपर है, क्योंकि आप उसको ऑफर दे रहे हैं टू ऑब्टेनिंग हिज एसेंट। आपने पढ़ी है डेफिनेशन ऑफर की, आपको मालूम हम किसकी बात कर रहे हैं। द बायर कैन नॉट कंपेल, जैसा हमने कहा उसको मजबूर नहीं कर सकता सेलर को कि वो ज़रूर उसको बेचे, वो उसकी मर्जी, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसी प्रकार इसके ही अकॉर्डिंग टेंडर्स होते हैं, ऑक्शन सेल्स होती हैं, ये भी इनविटेशन टू ऑफर ही होता है। एग्जाम के अंदर आएगा, आपको ऑक्शन सेल का आएगा, टेंडर का आएगा, डिस्प्ले ऑफ गुड्स का आएगा, आपको सिचुएशन दे देगा, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट है। आपको सीधे बता देना कि ऑप्शन हो गया, टेंडर्स हो गए, डिस्प्ले ऑफ गुड्स हो गई, कैटलॉग्स हो गई, ये सब इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं होता। ऑक्शन की हमने बात करी, आइए इसको थोड़ा सा और गौर कर लेते हैं। ऑक्शन जैसे कि जनाब है पेंटिंग, ये इन्होंने एक ऑक्शन कर रहे हैं, सपोज करिए इन्होंने इसकी कीमत रखी है 50K।
50 के की बोली जो लगाएगा इसको ले जाएगा। तो ये एक इनविटेशन टू ऑफर है, और इनविटेशन टू ऑफर, या मैं कहूँ इनविटेशन टू ट्रीट है। ठीक है, आपने कहा मैं इसके दे रहा हूँ 45 के, आप समझो 9 नंबर आपका है, ये कह रहे हैं मैं दूंगा इसके 49 के, दोनों ने ऑफर दे रखा है। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसकी मर्जी है किसको करे। आपने ऑफर दिया क्या समझ के, आप कर रहे हैं अपनी सिग्निफाइज, आप कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेट कर रहे हैं विलिंगनेस को टू ऑब्टेन द एसेंट, टू ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट मतलब होता है मर्जी, हाँ हामी, इसका एसेंट लेने के लिए। ऑब्वियसली जिसको ऑफर ज़्यादा होगा ये उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसने ऑफर को, हमारा ऑफर मिला एक्सेप्टेंस से, आपने ऑफर दिया ऑक्शन में, इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये प्रॉमिस बन गया। 50 आपने पैसे इनको दिए, कंसिडरेशन आ गई, ये बन गया एग्रीमेंट। और ये वो एग्रीमेंट है जो लॉ एनफोर्स करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि ऑक्शन करना मना है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा होता तो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगा। आप ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है तो ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि ऑक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल है तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हर वो एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। तो इसके ऊपर और इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये इसको पैसे देगा, ये इसको पेंटिंग देगा। अगर ये पैसे देने से चूकता है तो ये कोर्ट जा सकता है, अगर ये पेंटिंग देने से चूकता है तो ये कोर्ट जाके मदद ले सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। साथ के साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ध्यान देना, अ मेयर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एन ऑफर। हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ऑफर नहीं होता, इनविटेशन टू ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट ऑफर नहीं होता। दो चीज़ हमने वो पढ़ी हैं जो ऑफर जैसी होती हैं लेकिन ऑफर नहीं होती हैं। आइए तीसरी चीज़ पढ़ते हैं, मेयर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी ऑफर नहीं होता। सपोज करिए आपने मुझसे कहा कि आपका फ़ोन तो बहुत अच्छा है, आप कितने का इसको बेचेंगे मुझे, और ये कितने पैसे का है, क्या आप मुझे इसे बेचेंगे, ये कितने रुपए का है। मैंने आपको रिप्लाई किया ये 25,000 रुपये का है। आपने क्या कहा, आपने कहा हाँ मुझे मंजूर है, हाँ मैं आपका फ़ोन लूँगा। मैंने कहा, मैंने कब कहा मैं अपना फ़ोन बेचूंगा, मैंने तो खाली आपके सवाल का जवाब दिया है कि कितने का है। आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन दी कि आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछी, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। हमने खाली एक्सचेंज किया इन्फॉर्मेशन का, मैंने आपको कोई ऑफ़र नहीं दिया। जैसे कि एक केस है हार्ले वर्सेस फेसी। आप जब लॉ करेंगे तो DU-LLB में तो ये पढ़ाया जाता है, हो सकता है और भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता हो। एक्स एक व्यक्ति है जो कि टेलीग्राम करता है वाई को, उससे पूछता है विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन। बम्पर हॉल पेन बेसिकली एक ग्राउंड है, इसकी जगह है, वाई की जगह है। कोट द लोवेस्ट प्राइस, दो चीज़ें पूछता है, क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन सेल करेंगे, न्यूनतम राशि बताएं, कम से कम इसके पैसे बताएं कितने का है। वाई रिप्लाई करता है थ्रू अ टेलीग्राम, लोवेस्ट प्राइस बम्पर हॉल पेन इज़ 900 पाउंड। जो वाई है वो सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता है, पहले का जवाब नहीं देता। एक्स रिप्लाई स्टेटिंग आई एग्री टू बाय योर बम्पर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड्स। ये अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, ये समझकर कि ये ऑफर दे रहा है मुझे। जब सूट जाता है एक्स द्वारा वाई को, कोर्ट कहता है देयर इज दैट मेयर कोटिंग ऑफ प्राइस, खाली पैसे का बताना वाई द्वारा इज़ जस्ट अ सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉट एन ऑफर। मैंने जो आपको पैसे बताए ये खाली मैंने इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी, आपको ये नहीं कहा कि हाँ मैं बेच रहा हूँ और ये समझिए आपको अपना प्लॉट बेचना है। तो आपने पूछा कितने का है, मैंने बताया इतने का है, मैंने कहीं नहीं कहा कि मुझे इसको बेचना है। आपने दो बातें पूछी, मैंने सिर्फ इस बात का जवाब दिया पैसे बताए, ये नहीं कहा मुझे इसको बेचना है। तो मेरा इस पैसे बताना कोई ऑफ़र नहीं है। तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ऑफ़र से डिफरेंट होता है। आई होप आपको समझ बात आई होगी। ऑफ़र को हमने बहुत डीपली पढ़ लिया, ऑफ़र क्या होता क्या नहीं होता। ऑफ़र में थोड़ा और डुएल करते हैं, ध्यान देना। एन ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर दो तरीके का होता है, लिख लीजिए आप अपने नोट्स साथ के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से बना रहे होंगे, वीडियो पॉज करके नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। अ स्पेसिफिक ऑफर इज वन विच इज मेड टू एन अ सर्टेन पर्सन।
स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो एक तय किए बंदे से बनाया जाता है। जैसे कि ये दो देखिए आप, इन ये पर्टिकुलर ए है, ये पर्टिकुलर बी है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों स्पेसिफिक हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और आपस में एक दूसरे के पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका सिस्टम ही बहुत स्पेसिफिक है। बस दोनों हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एंड अ जनरल ऑफर इज़ वन विच इज़ नॉट मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जो कि स्पेसिफिक पर्सन से नहीं बनाया जा रहा बट पब्लिक एट लार्ज से बनाया जा रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, जनरल ऑफर जो होता है पब्लिक एट लार्ज पे होता है। यही एमसीक्यूज बनते हैं, आपसे पूछ लेगा जनरल ऑफर में क्या खास बात होती है, तो पब्लिक एट लार्ज पे बनाया जाता है जनरल ऑफर। ये व्यक्ति अपना ऑफर बता रहा है, किसको बता रहा है, आप कहेंगे इसको 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 इसको, और ये तो आगे खड़े हैं, क्या पता इनके पीछे भी वो खड़े हुए जो हमें दिख नहीं रहे हों, बहुत पीछे तक हों। तो ये किसी एक से बना रहा है? नो, ये सबसे बना रहा है। और ये ऐसा हो सकता है कि खाली इसको ही जानता हो या इसको जानता हो, सबको नहीं जानता हो, लेकिन पब्लिक एट लार्ज पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। जिस तक इसकी आवाज़ जा रही है सब इसके ऑफ़र को सुन रहे हैं। और हो सकता है कि पीछे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इसका ऑफ़र डायरेक्टली नहीं सुना हो, लेकिन इन लोगों के मुंह से सुना हो। तो ऐसा ऑफ़र जो सबको दिया जाए, वर्ल्ड एट लार्ज पे ओपनली दिया जाए, किसी स्पेसिफिक को ना दिया जाए, उसे जनरल ऑफ़र कहते हैं। जिससे नाम से पता लग रहा है जनरल ऑफ़र। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑफ़र दो तरीके का होते हैं। जनरल ऑफर में थोड़ा और ड्वेल करते हैं। एक केस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी होती है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये कंपनी एक न्यूज़पेपर में ऐड देती है, एक न्यूज़पेपर में ऐड देती है। ये इसकी रियल फुटेज है। इस न्यूज़पेपर में कहती है कि जो हमारी स्मोक बॉल यूज़ करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर इन्फ्लुएंजा उसको पकड़ता है तो हम उसको 100 पाउंड्स इनाम में देंगे। और हमने इनाम देने के लिए ऑलरेडी $1000 बैंक में डिपॉजिट कर दी हैं। क्यों कर दी हैं? अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए, मैं ऑफ़र के लिए, कि हम कितने सीरियस हैं। ये ऑफ़र पूरा अखबार में प्रिंटेड होता है। ये ऑफ़र आपने अखबार में दिया है, इसका मतलब क्या है, ये ऑफ़र कोई स्पेसिफिक पढ़ रहा है या जनरल पब्लिक पढ़ रही है? यस, जनरल पब्लिक इसको पढ़ ले, क्योंकि अखबार सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि पूरी दुनिया पढ़ती है। तो जो जो इसको पढ़ेगा समझो वो जनरल ऑफर में शामिल हो गया, सबको ऑफर मिल गया। उन्हीं सब में से एक औरत होती है मिसेस कार्लिल। वो क्या करती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के वो जो स्मोक बॉल होती है वो ख़रीद लेती हैं और उसको यूज़ करती हैं। कैसे यूज़ करती हैं? एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखो, एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस जो प्रिंट होते हैं उसको अकॉर्डिंग उसको यूज़ करती हैं। उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। वो कांटेक्ट करती हैं कंपनी से कि मुझे मेरा रिवॉर्ड दो, क्योंकि मुझे तो इन्फ्लुएंजा आपकी बॉल यूज़ करने पे भी हो गया और आपने कहा था अगर किसी को हो जाए तो हम उसको 100 पाउंड्स देंगे। कंपनी मना करती है कि हम नहीं देंगे। कोर्ट कहता है दैट कि कंपनी वॉज लियाबल टू पे, कंपनी पैसे देगी क्योंकि मिसेस कार्लिल एज देयर अरोज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेडी एंड द कंपनी। कंपनी और लेडी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एज सून एज, जब बन गया कॉन्ट्रैक्ट, जब शी फुलफिल्ड द कंडीशंस। अब बात गौर करने की है आपको। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको ऑफ़र दिया कि मुझे अपनी कार बेचनी है, आपने मुझे फ़ौरन एक्सेप्टेंस दे दी, ओके मैं आपकी कार ख़रीदूँगी। दोनों बातें क्लियर हो गई। आपने ऑफ़र दिया स्पेसिफिक और फ़ौरन उसकी एक्सेप्टेंस मिल गई। लेकिन जनरल ऑफ़र में इतने लोगों को ऑफ़र जा रहा है, सपोज़ करिए ये न्यूज़पेपर कितने लोगों ने पढ़ा होगा। इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं 135 to 150 करोड़। तो अगर एक न्यूज़पेपर जो नेशनल है सब पढ़ने के क्या 150 करोड़ व्यक्ति इसको अपनी एक्सेप्टेंस देने आएंगे, तो समझे कितना बड़ा केओस हो जाएगा। इसलिए जनरल ऑफ़र की खास बात ये होती है जैसे कि उसमें जो कंडीशंस दी हुई होती हैं, अगर व्यक्ति ऑफ़र पढ़कर वो कंडीशंस फुलफ़िल कर ले तो उन कंडीशंस को फुलफ़िल करने को ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। पुलिस ने फ़ोटो लगाया एक क्रिमिनल का, वांटेड, हमको ये व्यक्ति चाहिए, जो इसको ला के देगा उसको 10,000 रुपये देंगे। कब लाना है, कैसे लाना है, और ये सब कंडीशंस लिखी हैं। कहाँ लाना है, कौन से थाने लाना है, ये सब लिखा हुआ है।
अभी आपने पोस्टर तो गली में लगा दिया, नुक्कड़ों पे लगा दिया, हर आती जाती पब्लिक इसको देख रही है। जो बंदा इस पकड़ बंदे को, और एक बंदा है जिसने इसको पढ़ा और अगले दिन उसको वो बंदा मिल गया। उसने जो कंडीशंस थी किस दिन इसको लाना है और कौन से थाने लाना है सब पढ़ के वैसा कर लिया। को जाता है थाने तो उसका जो ये करना, उसकी कंडीशंस को फॉलो करना ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा जनरल ऑफर के अंदर। इस मैडम ने क्या किया था यहाँ पे, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि एज सुन एज शी फुलफिल्ड द कंडीशंस, उसने एज पर द इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए थे उस कंडीशन को फुलफिल करके उसको यूज़ किया, उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कोर्ट ने कहा यस, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। कब कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ऑफर तो जनरल आपने अखबार में दे दिया था, एक्सेप्टेंस तब हो गई जब उन्होंने सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया। आई होप आपको एक्सेप्टेंस जनरल ऑफर की समझ आ गई होगी। इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन भी है, आइए वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो कुछ पॉइंट भी हमें, कोई पॉइंट भी हमें छोड़ना नहीं है। एक केस है लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। गौरी दत्त एक व्यक्ति है और वो अपना सर्वेंट लक्ष्मण शुक्ला को भेजती है अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए कि भाई वो खो गया, उसको सर्च करके आओ। लक्ष्मण शुक्ला सपोज करो यहाँ से चला गया। जब वो चला जाता है तो उसी दौरान गौरी जो होती है वो एक एडवर्टाइजमेंट देती है न्यूज़पेपर के अंदर। अब जब भी आप पढ़ेंगे कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, समझ जाइए वो जनरल ऑफर है, क्योंकि वो सबको दे रहा है ऑफर। प्रॉमिस करती है कि जो बंदा उसके नौफी को ढूंढेगा ना उसको 500 रुपये देगी वो। अब 500 रुपये बहुत बड़ी राशि होती थी उस वक्त जब का यह केस है। एनीवन हु ट्रेसेस द बॉय, जो ढूंढ ले उसको 500 मिल जाएंगे। अब लक्ष्मण शुक्ला जा चुका होता है, इत्तेफाकन लक्ष्मण शुक्ला को उसका नेफ्यू मिल जाता है और वो उसको लाके दे देता है। लेकिन थोड़े दिन बाद है ना लक्ष्मण शुक्ला को पता लगता है कि ऐसा ऐसा कोई ऑफर निकाल रखा था उन्होंने कि कोई ढूंढ के लाएगा, 500 में मिलेंगे। तो कुछ दिन बाद उसको ऑफर के बारे में पता लगता है और वो कहता है कि मुझे रिवॉर्ड दो और क्लेम करता है। कोर्ट क्या कहता है? अब इसमें मज़े की बात यह है, जनरल ऑफर के अंदर, जनरल ऑफर है, इसकी खास बात यह है जनरल ऑफर के अंदर अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपको सब कुछ पता है कि क्या ऑफ़र है। आपने गौरी दत्त का अगर ऑफ़र पढ़ा है तो आपको पता है क्या ऑफ़र है। आपने ऑफ़र पढ़ा और आप कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस हो गई। लेकिन वह व्यक्ति है जो कि इत्तेफाकन काम कर जाए, वो वाला जो एक ऑफ़र है बिना ऑफ़र को जाने। सपोज करिए कि लक्ष्मण शुक्ला चला गया लड़के को ढूंढने, लेकिन लक्ष्मण शुक्ला को पता ही नहीं कि एक ऑफ़र भी है। ऐसा ऑफर मतलब एक जनरल ऑफर है जो कि गौरी दत्त ने निकाला है कहकर कि जो जाएगा 500 मिलेंगे, लेकिन उसको पता ही नहीं क्योंकि उस वक्त वो जा चुका होता है। तो जनरल ऑफर में बात याद रखिए आप, अगर आपको ऑफर के बारे में मालूम नहीं है और आप कंडीशंस उसकी इत्तेफाकन फिल कर लेते हैं तो आपकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, आप कोई रिवॉर्ड उसमें क्लेम नहीं कर सकते। सपोज करिए जो एक व्यक्ति को हमने पुलिस ने भेजा था पकड़ने के लिए, वो क्रिमिनल है और ये ऐसा क्रिमिनल है कि उसको लोग शक्ल से भी जानते हैं। एक व्यक्ति जिसका उससे निजी ताल्लुक है क्रिमिनल से, तो उसने उस व्यक्ति को पकड़ के, चोरी कर रहा था, हाथों हाथ पकड़ के ना उसको पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसने पोस्टर पढ़ ही नहीं रखा था। तो बाद में पुलिस को हवाले करने चला जाता है, बाद में जब घर आ रहा होता पढ़ता है कि जो उसको हवाले करेगा 10 रुपये मिलेंगे। वो वापसी थाने जाता है कि मुझे पैसे चाहिए। थाने वाला ये कहेगा कि ये तो आपने ये पढ़ के थोड़ी करा, आपको तो पता ही नहीं ऐसा कोई ऑफर है। तो जनरल ऑफर की खास बात यह है, जब तक ऑफर नहीं आपको पता तो आप अगर वो काम कर भी जाएं तो आपकी एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। इस केस में ये कहा जाता है कि लक्ष्मण जो है वॉज नॉट एंटाइटल टू रिवॉर्ड, वो एंटाइटल नहीं है क्योंकि वो कुछ काम तो करता है, डूइंग समथिंग, उसने कुछ काम तो करा, बट इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर, उसने ऑफर की इग्नोरेंस में, उस ऑफर है पता ही नहीं। तो जब ऑफर ही नहीं पता तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ को देगा? ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस होगी ना। पहला स्टेप ही नहीं है तो दूसरे स्टेप पे कैसे आ जाएंगे आप? तो आपको यही नहीं पता तो ये आप कर ही नहीं सकते। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये बात आप ध्यान रख लो, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं है तो बात नहीं बढ़ेगी आगे। इफ़ नॉट कम्युनिकेटेड देन द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस डज नॉट अराइज, क्वेश्चन उठता ही नहीं है ऑफ उसका। तो हमेशा ध्यान रखो इस बात को। तो आई होप जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर समझ में आ गई होगी बात आपको। आप हाथ साथ के साथ नोट जरूर बनाएं। काउंटर ऑफर क्या होता है, जरा एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। अ काउंटर ऑफर इज अ रेस्पॉन्स, क्या एक रेस्पॉन्स होता है जो कि दिया गया है इनिशियल ऑफर को। इनिशियल ऑफर है कि भाई मैं फ़ोन बेच रहा हूँ 12,000 का, मैंने आपको ऑफर दिया, इनिशियल ऑफर है। पहला तो ऑफर यही है ना, आपने को ऑफर दिया नहीं 12 का तो नहीं 10 का खरीद लूँगा, इसके रेस्पॉन्स में आपने ये ऑफर दिया, तो ये काउंटर ऑफर है। आपने एक काउंटर क्लेम कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल इसका ये है
एक ऑफर देती है मैडम कि कार बेच लेंगे 1 लाख रुपए की, 1 लाख की कार है। जनाब कहते हैं कि 1 लाख की तो नहीं मैडम, 80,000 रुपये की दूंगा। तो ये तो ऑफर हो गया। अब इनकी ऑफर पे जो नया ऑफर इन्होंने डाला है वो है 80,000 रुपये का। हम कहते हैं ना इतने इतने के ले ले यार, तो ये हो गया काउंटर ऑफर। अब मज़े की बात ये है, जब ये ऑफर था इनका तो ये तो ऑफर था, जब काउंटर ऑफर आया ना तो यार ऑफर ख़त्म हो गया। अब ये न्यू ऑफर बन गया, ये न्यू ऑफर बन गया, तो अब मैडम एक्सेप्टेंस देंगी। पहले वाले केस में ये एक्सेप्टेंस देते 1 लाख रुपए की कि हाँ मुझे राज़ी हूँ मैं 1 लाख रुपए के लिए। लेकिन जब काउंटर ऑफर आया ना तो ये नहीं, जब भी काउंटर ऑफर आता है पुराना वाला ऑफर ख़त्म हो जाता है, वो जो काउंटर ऑफर है वो नया ऑफर बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। थोड़ा सा और इस पर ड्वेल कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। द ओरिजिनल ऑफर वॉज रिजेक्टेड, ओरिजिनल ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है अनदर, जो कि काउंटर ऑफर था उससे रिप्लेस हो जाता है। काउंटर ऑफर जो है वो जो काउंटर ऑफर है ना 80,000 रुपये वाला, वो जो है ना वो ओरिजिनल ऑफर जो होता है उसको 3 ऑप्शंस देता है। या तो 80,000 रुपये मंजूर कर ले, चलो 1 लाख की नहीं कार 80,000 की ले लो, या तो रिजेक्ट कर दे कि नहीं 80,000 की तो नहीं 1 लाख की ही बेचूंगी, या कह दे चलो एक काम करो ना तेरा ना मेरा 85 की ले लो। तो 3 काम इसमें हो सकते हैं। ये जिसको ऑफ़र दिया गया जो ओरिजिनल ऑफर है इनिशियल ऑफर वाला, उसके पास 3 ऑप्शन बचते हैं काउंटर ऑफर होने के बाद। काउंटर ऑफर जो होता है आपको सब कुछ समझा चुके हैं हम। एक ऑफर और होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। ये भी आप ध्यान, ये भी सुनते रहो आप, स्टैंडिंग ऑफर। इसमें क्या हो, एक पर्टिकुलर पीरियड ही ऑफर चलता है, जैसे 1 साल कोई सेल लगी होती है अमेजोन पे, 1 साल तक चलेगी, जब तक ये ऑफर लेंगे उसके बाद ही बंद हो जाता है। ये एक पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड के लिए होता है स्टैंडिंग, उसका ऐसा नेम, इसका नाम ही स्टैंडिंग ऑफर है। इसको हम जो कहते हैं ना, इसको ओपन ऑफर भी कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस ऑफर भी कहते हैं और स्टैंडिंग ऑफर भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं इसके। तो स्टैंडिंग ओपन ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए चलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद नई वीडियो हम लाएंगे। हम थोड़े सी और चैप्टर पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करेंगे। कहीं भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर लॉ का, आप कहीं मात नहीं खाएंगे, इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। हम जल्द ही अपना बैच निकालेंगे, उस बैच के अंदर कंप्लीट लीगल कोई भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर कंप्लीट बैच निकालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। और क्योंकि जैसे कि हमने आपको पता है कि हमने आज ये पढ़ा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो कुछ क्वेश्चन जो कि इसके मुताबिक बन सकते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पता लग जाए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। द पुलिस डिक्लेयर्स थ्रू अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम टू गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 whoever gives information to about a terrorist। पब्लिक एड्रेस करती है, 1,000 रुपये देंगे, मतलब जनरल ऑफर दे रहे हैं ये लोग। किसको मिलेगा? सारे ऑप्शंस आप पढ़िएगा, मैं आपको सही ऑप्शन बता रहा हूँ। एनी पर्सन हियरिंग अबाउट द प्राइस, जैसे हमने कहा था ऑफर पता होना चाहिए तभी तो एक्सेप्टेंस होगी। एनी पर्सन जो प्राइस के बारे में सुन रहा है, उसे पता है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देता है, वो प्राइस पुलिस से डिमांड कर सकता है। Panakia Limited announced in newspaper that compensation of 50,000 to be given to any person attacked by hepatitis। ये कार्लिल एंड वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जैसे लिमिटेड मुझे लग रहा है क्वेश्चन। ए आफ्टर यूजिंग द कंपनीज मेडिसिन अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंटिंग डायरेक्शन। देखो प्रिंटिंग डायरेक्शन मतलब कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद मिस वर्मा यूज द मेडिसिन, यूज़ करती हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी की, बट उनको हेपाटाइटिस हो जाता है। बिल्कुल कार्लिल वाली सिचुएशन है, शी क्लेम रिवॉर्ड। अब इसमें क्या हमने देखा था कि अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हैं, समझो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि वो जनरल ऑफर था और जनरल ऑफर में कंडीशन फुलफिल करना इज एन एक्सेप्टेंस, तो आप बिल्कुल उसको एक्सेप्टेंस करके ऑफर में आ जाएंगे। द कंपनी हैज़ टू पे द कंपनसेशन ऑफ 50,000 टू द मिस वर्मा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका ए होगा। व्हेन टू पार्टीज, हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 3, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स in ignorance at the time of each offer, the offer called क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर वो ऑफर होते हैं जैसे मैंने आपको ऑफर दिया किसी चीज़ का, ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरा मोबाइल खरीदेंगे, ये ऑफ़र मैंने आपको एक SMS से लिखा इतने में, या हम उसको थोड़ा सा वैसे चिट्ठी से ले लेते हैं। चिट्ठी मैंने आपको बोली आप मेरा मोबाइल खरीदेंगे, और आपने इत्तेफाकन आपने उसी वक्त ले दी कि आप अपना मोबाइल बेचेंगे, तो हम दोनों ने एक ही चीज़ के लिए इधर से उधर से दोनों ने ऑफ़र कर दिया। ऐसे ऑफ़र को हम क्रॉस ऑफ़र कहते हैं, ठीक है। काउंटर ऑफ़र क्या होता है?
अमाउंट्स टू लैप्स ऑफ द ऑफर, अमाउंट्स टू रिवोकेशन ऑफ द ऑफर, अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड अबव। जो काउंटर ऑफर होता है वो अमाउंट करता है टू लैप्स ऑफ द ऑफर। जो हमारा पहला ऑफर होता है वो लैप्स हो जाता है, दूसरा ऑफर ही मेन ऑफर बन जाता है। A offers to buy B's house on certain terms, asking B to confirm with 6 weeks. B immediately writes to A, accepting the offer after making some material alteration in the terms. B writes again with stipulated 6 weeks time according. B writes again within stipulated 6 weeks time, accepting the terms originally proposed by A. इसमें बेसिकली क्या है, इन्होंने ए ऑफ़र देता है बेस को कुछ मकान ख़रीदने के लिए, बी का मकान ख़रीदने की ए ऑफ़र देता है कुछ कंडीशंस पे, जो कि बी उसे 6 हफ्तों में बताएगा कंफर्म करके। बी जो है ना हाथों हाथ ए को लिख देता है कि हाँ वो ऑफ़र को आपको मान रहा है और थोड़ा सा चेंज कर देता है उसके कंडीशंस में। लेकिन बाद में बी दोबारा लिखता है जो पहले की कंडीशंस थी ए की उसके हिसाब से। तो जो पहले वाला ऑफर था बेसिकली वो ख़त्म हो जाएगा जब दूसरा ऑफर आ जाएगा। अगर हम कुछ कंडीशन चेंज कर देते हैं तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है, पहले वाला ऑफर ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो पहले वाला ऑफर था ए का बी का वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा और जो दूसरे वाला उसने लिखा है वही हमारा स्टार्ट रहेगा। आप इसको पढ़ लें, क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एन ऑफर अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक ऑफर खुला रहता है, उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली स्टैंडिंग ऑफर, काउंटिंग ऑफर, ओपन ऑफर, तीनों ही कहते हैं इसको। जैसे हमने पढ़ा है तो इसका ऑल अबव होगा। आई होप आपको समझ आया होगा और हम पूरी तरह क्लियर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो चैनल से बने रहिए। थैंक्स।